विद्यार्थियों, हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और उसका डायग्राम बना के पूरी तरह समझाया था। उसमें हमारा मेन जो पाठ्यक्रम में संकलित है आदिकाल, और उसके 3 कवि जोड़े गए हैं। तो आदिकाल का प्रथम कवि की चर्चा मैंने पूर्व की वीडियो में की थी कि प्रथम कवि का निर्धारण कैसे हुआ और कौन विद्वानों के द्वारा किसको प्रथम कवि माना गया। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने इन्होंने पुष्य या पुंडू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। नोट कीजिए, शिव सिंह सेंगर ने किसको प्रथम कवि माना? पुष्य या पुंडू को हिंदी का प्रथम कवि माना, जिनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं सदी के सिद्ध कवि सहरपा या सहरपाद, ये जो पा की उपाधि है वह एक सम्मानजनक उपाधि है। तो इनको जैसे हम नाम के आगे श्रीमान, श्री या जी लगाते हैं, तो सहरपा ये सम्मानजनक उपाधि है जो 769 ईस्वी जिनका समय है को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने राहुल जी ने माना। सहरपा की रचनाओं में अपभ्रंश का जो साहित्य का रूप है वो छूट गया है कुछ, और बोलचाल की भाषा जो प्रारंभिक हिंदी में प्रयुक्त हुई वह रूप इसमें मिलता है। सहरपा की रचनाओं में भक्ति काल के बीजांकुर देखने को मिलते हैं। सिद्धों की हठ योग साधना सहरपा के कवियों से की कविताओं से नाथों के साहित्य में आते हुए पूरी तरह संत काव्य में आ जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी, राहुल जी की तरह डॉक्टर नगेंद्र ने भी सहरपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो 2 विद्वानों ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो सर्वमान्य मत है वह सभी जो मत है वो इस मत पे सहमत होते हैं कि सहरपा ही हिंदी के प्रथम कवि है, क्योंकि जो आदिकाल की समय सीमा हम तय करते हैं 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मध्य तक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह ने, तो 7वीं शताब्दी का जो लिटरेचर है, साहित्य है, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, वो पूरा का पूरा, सहरपा का भी समय भी 669 ईस्वी है, तो उनका साहित्य भी हिंदी साहित्य के आदिकाल में आएगा। शुक्ल जी ने तो उसको 10वीं शताब्दी से माना है, तब तो ये सहरपा जी छुट्टी जाते हैं। इसलिए शुक्ल जी की जो सीमा है उसको हम पीछे धकेल के ले जाते हैं सहरपा जी को स्थान दिलवाने के लिए। इसलिए सहरपा को विद्वानों की दृष्टि से देखें तो राहुल जी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और सर्वमान्य मत भी यही है कि सहरपा ही हिंदी के प्रथम कवि है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? अब्दुल रहमान को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जैन कवि स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि है। तो ये अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वह सहरपा है। सहरपा ही हिंदी के प्रथम कवि है। प्रथम कवि के पश्चात हम हिंदी की प्रथम रचना किसे कहे? तो जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित सार्वकाचार, जो श्रावक धर्म के ऊपर रची गई है, जिसकी रचना काल 933 ईस्वी है, इसको प्रथम रचना माना गया है। और 250 दोहे श्रावक धर्म के ऊपर लिखे गए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि और इनकी रचना सार्वकाचार को नहीं, थोड़ी इनकी रचना जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसको प्रथम रचना माना है, लेकिन देवसेन की सार्वकाचार प्रथम रचना के रूप में मानी जाती है। ये था हिंदी के प्रथम कवि और प्रथम रचना का जो विद्वानों के अलग अलग मत है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके पश्चात आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण हम करते हैं कि आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य था। तो अपभ्रंश के प्रभाव का साहित्य, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त साहित्य,
तो हम आसानी से समझने की दृष्टि से आदिकालीन जो रचनाएं जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी में लिखी गई, वे रचना जो अपभ्रंश के प्रभाव से सर्वथा मुक्त थी, हिंदी में लिखी गई। इसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में हम देखें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह सिद्ध साहित्य, आदिकाल में उपलब्ध साहित्य या साहित्य का वर्गीकरण। तो सबसे पहला आदिकाल में सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के बाद में जैन साहित्य, या जैन साहित्य अपभ्रंश में लिखा गया, अपभ्रंश साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इस प्रकार 6 प्रकार का वर्गीकरण। कुछ लोग जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य के अलग अलग प्रभाव के हिसाब से अलग अलग मानते हैं, लेकिन 6 प्रकार का वर्गीकरण हमें समझने की दृष्टि से इसका करना चाहिए कि 6 प्रकार का साहित्य हमें आदिकाल में उपलब्ध था, जिसको हम वर्गीकरण के हिसाब से जिसका हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, कौन कौन से कवि थे, उनकी जो साधना पद्धति थी वो कैसे थी। फिर उसके बाद में नाथ साहित्य वो कैसा था, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य और गद्य साहित्य। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में जो 3 कवि आदिकाल के जोड़े गए हैं, उनमें रासो साहित्य से पृथ्वीराज रासो का जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित है, पृथ्वीराज रासो का कैमास कर्नाटकी प्रसंग जोड़ा गया है। लौकिक साहित्य के 2 कवि हमारे जोड़े गए हैं, कुशललाभ और कल्लोल, जिनकी ढोला मारूरा दुआ और विद्यापति की पदावली हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। तो हम क्रम से इन कवियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें इनका अध्ययन करने से पूर्व आदिकाल की सामग्री, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का प्रथम कवि, ये सब जानना हमारे लिए आवश्यक था। और आदिकाल की विशेषताएं देखें तो समूल 6 या 7 प्रकार के साहित्य वर्गीकरण को मिला के देखें तो कुछ अलग अलग हो जाती है, लेकिन संपूर्ण विशेषताएं क्या थी, उन विशेषताओं पे भी हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो ये मुझे आशा है कि आदिकाल आपको समझ में आया होगा डीपली, और मैंने विस्तृत इसलिए नहीं किया कि मैं पूरा फोकस मेरा इन कवियों पे रहेगा जिन कवियों को हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। थैंक यू।